powered by Aura Greens, sponsored by The Brainwaves, co-sponsored by Mudgal Consultants and Retrend Collection. हमने अक्सर ये सुना है कि आंखें हैं तो जहान है, वरना दुनिया वीरान है। लेकिन रूटीन में शायद ही कोई आंखों की जांच करवाता हो। हम तो तभी जाते हैं जब आंखें दर्द करें, लाल हों या नज़र एकदम ही जवाब देने लग जाए। लेकिन इस बदलते समय के साथ साथ आंखों में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, तो ज़रूरी है कि समय से इसका उपचार किया जाए। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए आज के हमारे गेस्ट मुरादाबाद के जाने माने प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिजेश केन जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो पिछले काफ़ी समय से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मुद्गल शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में एक आँख ही ऐसी चीज़ है जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है और यही एक सब ज्ञानेंद्रियों में सबसे बड़ी इंद्रिय है। तो आज इसी को कैसे सही रखना है, इसी में क्या खराबी आती है, उम्र के साथ इसमें क्या खराबी आती है, इन सब की चर्चा के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिजेश केन जी हैं, जो पिछले काफ़ी समय से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर साहब से और समझते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर शो पर। सर, ये जो हमारा शो है ये टॉक शो है और सर इसमें हम पब्लिक की अवेयरनेस पे काम करते हैं। तो सर सबसे पहले तो आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए कि मतलब आपने ये विशेष क्यों चुना और दूसरा क्या मन में आया कि मैं डॉक्टरी करूं, थोड़ा सा एक्चुअली लोग जाने आपके बारे में। मैं एक नॉर्मल फैमिली से था। मेरे फादर बैंकर थे और घर में मम्मी का बड़ा मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की। जब मैंने पढ़ाई की और उसके बाद MBBS किया, फिर MS किया, तो मुझे इंटरेस्ट था आँख की सर्जरी में, क्योंकि बहुत फ़ाइन सर्जरी होती है और मुझे बहुत फ़ाइन चीज़ों का शौक़ था। तो मैंने आँख की सर्जरी की ब्रांच, जिसे ऑफ्थेल्मोलॉजी बोलते हैं, वो ली और फिर मैं आई सर्जन बना। इसके बाद फिर मैंने कोयम्बतूर से आई के लिए फेलोशिप की आफ्टर MS। उसके बाद कुछ दिन मैंने इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल लखनऊ में काम किया, फिर मुरादाबाद में। अभी पिछले लगभग 2 साल से अपना खुद का हॉस्पिटल ओरिकल आई केयर मैं मुरादाबाद में सर आप जिला नेत्र चिकित्सालय में भी काफ़ी समय शायद आपने सेवाएं दी हैं। जी, मैं लगभग 7 से 8 साल मैंने जिला नेत्र चिकित्सालय में काम किया है एज ए आई सर्जन। एक्चुअली में चैरिटेबल इंस्टीट्यूट में कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आप पेशेंट को वो फैसिलिटी, वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करा पाते। कभी कभी फंड्स नहीं होते इंस्टीट्यूट पर या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। जब आप प्राइवेट अपना खुद करते हो तो आप वो क्वालिटी और वो सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो कि जो कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है। तो हम मुरादाबाद में वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, हमने जैसा आपने बताया कि एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, तो उसमें हमने आपका एक ब्रोचर देखा था जिसके अंदर आप बता रहे थे, जिसके अंदर आपने प्रिंट करा था कि आपके पास एक बहुत ही एडवांस मशीन है और ऑपरेशन थिएटर। कुछ सर बताइए वो क्या है। हम लोगों के पास एक एल्कॉन सेंचुरियन विज़न सिस्टम है, फेको मशीन है। ये मशीन दुनिया की सबसे एडवांस मशीन है। अभी तक की, आज तक की डेट में इससे एडवांस मशीन कोई है नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। जो विज़न की क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है रोशनी की, वो बहुत अच्छी मिलती है और लंबे समय तक हमारी अच्छी रोशनी बनी रहती है। जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं कि हमने 4 साल हो गए ऑपरेशन कराया जब तो हमें बहुत अच्छा दिखता था, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो गया रोशनी। तो वो जो रोशनी की गुणवत्ता जिस समय ऑपरेशन कराया था उस समय से लेके 5 साल, 10 साल, 15 साल तक सेम बनी रहती है, उसका ये फ़ायदा होता है। तो सर इसमें मशीन का रोल होता है, लेंस का रोल होता है? लेंस का रोल भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस लेंस को किस तरीके से आपको आँख में फ़िट करना है और जो आपका मोतिया है, जो आँख में मोतिया है, उसे निकालने के लिए जो सारा सिस्टम है वो मशीन का सिस्टम होता है। ऑपरेशन में, आँख के मोतियाबिंद के ऑपरेशन में मशीन का काम होता है जो हमारे आँख का मोतियाबिंद निकालना, और लेंस का काम होता है उस निकले हुए जगह पे हम उस लेंस को फिट करते हैं। तो जो काम हमारा नेचुरल लेंस कर रहा था वो अब आर्टिफिशियल लेंस करता है, जिसे हम डालते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस एनालिसिस के ज़रिए आप अपने बच्चे की पसंद और नेचुरल एबिलिटीज़ को जानकर उन्हें सही डायरेक्शन दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। तो सर मतलब आपने जो वर्ल्ड क्लास चीज़ सोची उसी के लिए आपने ये
मतलब वर्ल्ड इतनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी की जो अभी तक वर्ल्ड में नहीं है, मतलब इससे एडवांस। सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी रखने का ये फ़ायदा है कि पेशेंट्स को आप बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज दे सकते हैं और एक लंबे समय तक आप उनको बहुत अच्छा कर सकते हैं। आज के टाइम में आँख की सर्जरी कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। 15 से 20 हज़ार रुपये आप अफोर्ड करके वो फैसिलिटी ले सकते हैं जो आपको दिल्ली में, बम्बई में या सिंगापुर, अमेरिका या लंदन में मिलेगी, वो आप यहाँ अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने सुना सर ने जो बताया कि एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की जो मशीन सर ने लगाई है, तो क्यों ना हमें अब सिंगापुर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं, अब वो चीज़ हमारे मुरादाबाद में भी है। बाकी और भी चीज़ों पर चर्चाएं करते हैं। सर ये थोड़ा सा ये बताइए सर, जो ब्लाइंड होते हैं, एक तो कलर ब्लाइंड, एक होता है नाइट ब्लाइंड, इनमें क्या सर मेजर डिफरेंस होता है? बिल्कुल, ये दोनों बिल्कुल अलग तरह की बीमारी हैं। जो कलर ब्लाइंड होता है उसमें मरीज हमारे रंग नहीं देख पाता क्लियर कट, उसको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ग्रे कलर की दिखती हैं। जैसे हमारे 3 कलर होते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, वो उन 3 कलर के कॉम्बिनेशंस को नहीं देख पाता। कुछ लोगों में रेड नहीं होता, कुछ में ग्रीन नहीं होता, कुछ में ब्लू नहीं होता और कुछ में तीनों की ब्लाइंडनेस होती है। तो जो टोटल कलर ब्लाइंडनेस होती है उसमें पेशेंट जो है वो रंग नहीं देख पाता, उसको दिखेगा सब कुछ नॉर्मल। उसको जैसे कोई लाइट कलर की शर्ट है वो हल्का ग्रे दिखेगी, कोई डार्क कलर का पैंट है वो डार्क ग्रे दिखेगा। तो ये कलर ब्लाइंडनेस हो गई। ये हेरिडिटरी होता है और पैदाइशी आता है पेट से और इसका कोई इलाज नहीं। मतलब अगर किसी की जेनेटिक भी है तो उसको ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, और इसका इलाज भी नहीं है सर? इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि जो कलर देखने वाले सेल्स होते हैं वो हमारी आँख में आते ही नहीं हैं। दूसरी चीज़ होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस जैसे नाम से ही पता चलता है, इसमें हमें रात में नहीं दिखता है, लेकिन हमें दिन में दिखता है। दिन में इसमें मरीज को सामान्य दिखता है, वो बिल्कुल आप और मेरी तरह से सामान्य रोशनी में देख सकता है। जैसे ही अंधेरा होगा, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब है अंधेरा होना, यदि दिन में भी बंद अंधेरे कमरे में उन्हें बिठा दिया जाए तो भी उनको नहीं दिखेगा। तो जो सेल्स हमारे अंधेरे में देखने का काम करते हैं वो उनकी आंख में नहीं होते, इसको हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। अच्छा सर, जैसे आज कोरोना टाइम चल रहा है और हर चीज़ डिजिटल हो रही है, तो इस टाइम पे बच्चों की आंखों पे बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि उनका जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सर उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन बच्चों को क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, क्योंकि जो स्क्रीन टाइम है बहुत बच्चे इरिटेशन भी उससे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आँख की प्रॉब्लम से। तो सर उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मोबाइल और बहुत ज़्यादा लैपटॉप, आईपैड और डेस्कटॉप यूज़ करने के कारण ये स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। इससे आँखों में परेशानी हो रही है, प्लस सर दर्द होता है, हेडेक होता है, इरिटेटेड होते हैं। इस पूरी प्रोसेस को कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम बोलते हैं। इसके मेन जो रीज़न है वो ये है कि हम लोग कंटिन्यूअस उस गैजेट पे नज़र लगा के रखते हैं और हम अपनी आंखों का मूवमेंट करना बंद कर देते हैं और पलक झपकाना बंद कर देते हैं। लेकिन सर अब जैसे कोई बच्चे की क्लास चल रही है, वो आधा पौन घंटे की क्लास है, तो कंटिन्यूस देखेगा ही बच्चा उस चीज़ को? एग्जैक्टली, कंटिन्यूस आधा घंटा देखे, लेकिन वो ब्लिंक करे, लाइक पलकों को झपकाए। वो यदि वो पलकों को झपकाता है और फिर आधे घंटे की क्लास करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्या होता है कि मोबाइल की स्क्रीन बहुत छोटी होती है, तो उस पर आई मूवमेंट कांस्टेंट हो जाते हैं, आँख के मूवमेंट रुक जाते हैं। ब्रेन वेव्स के मिड ब्रेन एक्टिवेशन के साथ आप अपने बच्चे की क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन पावर, मेमोरी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को और भी ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। उसके कारण ड्राइनेस बनती है और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस बनने के कारण बच्चों को चश्मे का नंबर आता है, आंखें लाल हो जाती हैं, थकती हैं, पानी आता है, सर दुखता है और उनको धुंधला दिखता है। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं। हमेशा 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा की दूरी रखें, बहुत फ्रिक्वेंट आँखों को ब्लिंक करें, आइज़ को रोटेट करें। 20 मिनट तक देखने के बाद एक 20 सेकंड का आप एक ब्रेक दे सकते हैं, जिसको हम 20-20 रूल्स बोलते हैं। वो आप फॉलो करें तो कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बच्चे समझदार जो लोग कंप्यूटर इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिनको 12 से 14 घंटे काम करना होता है, वो भी इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं। अच्छा सर, कई बार ये भी देखा गया कि जैसे अगर हम टेबल पे या चेयर टेबल पे जब हम काम कर रहे होते हैं, तो अगर हमारी जो आई की जो एंगल है वो नीचे की तरफ होता है, सिर झुका हुआ होता है, तो कुछ बर्डन जब नेक पे आता है तो वो भी आंखों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाता है। एग्जैक्टली, हम लोग का यदि पोस्चर सही नहीं होगा, हम लोग सामने कंप्यूटर रख के
और उसकी डिस्टेंस प्रॉपर टेबल की नहीं होगी तो हमें सर झुकाना पड़ेगा, तो वो आँखों पे जोर पड़ेगा, गर्दन पे जोर पड़ेगा। और यदि कुछ लोग ऐसे होता है एक साइड झुक के देखते हैं, कुछ लोग दूसरी साइड झुक के देखते हैं, तो उस पार्ट पे, उस बॉडी के पार्ट पे पेन होने लगता है। तो हमें इन सब चीज़ों का प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। प्रॉपर सिटिंग पोजीशन में करें, हमारी स्क्रीन एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर हमसे दूर हो, लाइट हमारे पीछे से ना आ रही हो, आगे से आए, क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन यदि स्क्रीन पे आता है तो वो भी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। और सर अगर आगे से आएगी तो डायरेक्ट आंखों पे भी तो आ सकता है रिफ्लेक्शन? आंखों पे लाइट का रिफ्लेक्शन इतना नहीं आता, क्योंकि हम घर में भी रहते हैं, हमारे सामने लाइट जल रही होती है, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं होती। इसी वजह से हाइट पे रहती है। हाँ, स्क्रीन पे यदि लाइट का रिफ्लेक्शन आता है तो वो आपके जो आँख पे रिफ्लेक्ट करके आता है और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा सर, कई जगह ये भी देखा गया कि जो बच्चे लेट के पढ़ रहे हैं तो उनके जो लेट के पढ़ने पे मतलब बहुत ज़्यादा आंखों पे असर आता है। एग्जैक्टली प्रॉपर हमारा पोस्चर नहीं होगा, प्रॉपर हम तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो डेफिनेटली हमारे आँख पे असर आएगा, और आँख पे असर आएगा तो डेफिनेटली हमें चश्मे के नंबर और उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा सर, ये जो आज की तारीख में देखा जा रहा है काला मोतिया, तो ये क्या चीज़ है सर? काला जैसे मोतिया तो ये सुना है कि भाई मोतिया बिंद हो गया, जो भी, ये काला मोतिया क्या चीज़ होती है सर? काला मोतिया बेसिकली ये ग्लॉकोमा होता है, जिसको काला मोतिया बोलते हैं, काला पानी बोलते हैं। ये इस तरह की एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, आँख के अंदर जो हमारा लिक्विड भरा होता है, जिसको एक्वस ह्यूमरस कहते हैं, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। आप ऐसे सोचिए कि जैसे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऐसे ही आँख का प्रेशर बढ़ जाता है। और जब आँख का प्रेशर बढ़ जाता है तो हमको रोशनी दिखना कम होती चली जाती है, काले घेरे से आगे हमें दिखते हैं, जिसलिए बोलते हैं इसको काला मोतिया। इसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो रोशनी हमारी चली गई वो वापस कभी नहीं आती। सफ़ेद मोतिये में ऑपरेशन करा के हमें सारी रोशनी वापस आती है, काले मोतिये में हमारी रोशनी वापस नहीं आती। और इस नॉर्दर्न रीजन में, जो हमारा इधर नॉर्दर्न रीजन है और गर्म माहौल है, इसमें काले मोतिये के काफ़ी ज़्यादा मरीज होते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि बच्चों को सही पोस्चर में, या हर किसी को भी जो काम करे वो सही पोस्चर में बैठ के काम करना चाहिए, लेकिन समहाउ अगर सिर में दर्द हो रहा है तो एक रूटीन चेकअप भी आंखों का कराना चाहिए। Exactly. तो वो सर क्या मतलब कितने दिन में कराना चाहिए और कब कराना चाहिए? एग्जैक्टली रूटीनली हमको हर नॉर्मल नॉर्मल जिसको चश्मा नहीं लगा है या आँख की कोई बीमारी नहीं है, उसे हर 6 महीने में अपनी एक बार आंखें चेक करानी चाहिए। जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है या जो लोग आंखों में कुछ उनको प्रॉब्लम कभी रही है, उनको हर 3 महीने में अपनी आंखों का एक रूटीन चेकअप कराना चाहिए। जैसे कि बच्चे जो चश्मा यूज़ करते हैं, एल्डर पर्सन हैं जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, ग्लॉकोमा रहा है, उन सबको एटलीस्ट 3 महीने में एक बार अपना आंखों का टेस्ट कराना चाहिए। अच्छा सर, जैसे आपने डायबिटीज़ बताया, तो जैसे जो डायबिटीज़ है इसके जैसे एक रिसर्च है कि भाई आने वाले समय में हर 7 में से एक बंदे को डायबिटिक होगा वो, तो ये सब तो आंखों पर डायबिटिक बहुत ज़्यादा असर भी करती है, सुनने में भी आता है। तो सर किस तरीके से असर करती है डायबिटिक, मतलब क्या कॉज होते हैं उसके? बेसिकली डायबिटीज़ में हमारे जो खून की नलियां हैं उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। चूँकि उन नलियों की जो दीवार होती है वो बहुत पतली होती हैं और बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ने के कारण वो दीवार कमज़ोर होती जाती है। नलियाँ, आँख की नली सबसे ज़्यादा पतली होती है, जो आँख में खून की नली है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, बहुत ज़्यादा महीन होती है। तो डायबिटीज़ का शरीर में जो असर आता है वो ज़्यादातर सबसे पहले आँख में ही आता है। तो वो जो छोटी छोटी पतली खून की नलियाँ हैं वो फट जाती है एक्सेसिव शुगर होने के कारण, वहाँ से खून का रिसाव हमारी आँख के पर्दे पे आ जाता है, जिसको कि हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी शुगर लेवल कम रखना चाहिए। जो लोग डायबिटीज़ हैं, जिनको लंबे समय से डायबिटीज़ है, 7 साल 8 साल से, उनको कोशिश करना चाहिए कि उनकी रैंडम शुगर जो है वो 200 के नीचे ही रहे, 200 से ऊपर ना बढ़े। 200 से ऊपर बढ़ती है और जिनको 5 साल की करीब डायबिटीज़ हो चुकी है उनको ये खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे आज की तारीख में ब्लैक फंगस बड़ा चर्चा है, तो सर ये क्या है ब्लैक फंगस और आँखों से क्या इसका रिलेशन है? बेसिकली ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है। इसमें एक फंगस होती है जो म्यूकोमाइकोसिस जिसे बोलते हैं, म्यूकोर करके एक फंगस होती है, वो इन्फेक्शन कॉज करती है और जो इन्फेक्टेड एरिया होता है उसमें से ब्लड निकलने लगता है। क्योंकि ब्लड रिश्ता है और उसमें आयरन होता है तो उसके कारण वो काला काला सब दिखता है, इसीलिए इसे ब्लैक फंगस भी बोलते हैं।
बेसिकली ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज जो पेशेंट होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी या जिनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनमें बहुत कॉमन होता है। अभी कोविड में ये बहुत ज़्यादा इसलिए हुआ है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है वो वैसे ही कमज़ोर, फिर उनमें डायबिटीज़ जिनको रही है तो उनकी शरीर की इम्यूनिटी और कम हो जाती है, और उनको हाई डोज स्टेरॉयड चले होते हैं। स्टेरॉयड के कारण बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, तो इसके कारण इस फंगस के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जिन पेशेंटों को हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं, जिनको स्टेरॉयड चले हैं, जिनकी शुगर अनकंट्रोल रही है, जिनको ऑक्सीजन चली है, उन लोगों में ये ब्लैक फंगस के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं अभी। तो सर ये क्योर हो जाता है वैसे? ब्लैक फंगस क्यूरेबल डिजीज़ है, यदि प्रॉपरली टाइमली इसका ट्रीटमेंट है मिले तो ये क्योर हो जाता है, लोग सेफ हो जाते हैं इससे। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड एरिया है वो आँख है, साइनसेस हैं, नाक है, इवन ब्रेन तक इसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड होता है। अपनों को और अपने सपनों को करें सुरक्षित हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। अच्छा सर, ये जो लेज़र आपने जो मशीन बताई कि इतनी वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी है, तो इसमें करेगा तो डॉक्टर ही, है ना सर? तो ये जो लेज़र सर्जरी है, जो आज की तारीख में आदमी बड़ा डरता है कि मैं आँख का ऑपरेशन कराने जा रहा हूँ, तो उसे लगता है कि मुझे बेहोश करा जाएगा, और बहुत सारे उसके मन में फोबियाज़ होते हैं जो कि ये होगा वो होगा। तो सर थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। देखिए, लेज़र से क्या होता है, इसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं। जो 13 मिलीमीटर का हमारा कैटरेक्ट लेंस होता है, उसको ये अल्ट्रासोनिक वेव्स ब्रेक करके छोटा छोटा करके उसे इमल्सिफाइड कर देते हैं। ऐसे समझिए कि दही है, दही जमा हुआ है, और हम दही को शेक करके और उसको स्ट्रॉ से हम लस्सी बना के पी लेते हैं। इस तरीके से उतने पोर्शन से हम बाहर निकाल देते हैं और फिर उसमें लेंस डाल देते हैं। दूसरा, इसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई आपको बेहोश नहीं किया जाता। दूसरे दिन से आप अपना रूटीन काम कर सकते हैं। थर्ड डे से आप अपना ऑफिस जा सकते हैं, ऑफिस का काम कर सकते हैं, आप बैंक जा सकते हैं, और जो घर में गृहिणी हैं वो अपना सारा काम कर सकती हैं, खाना बना सकती हैं किचन में। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो झुक के नमाज़ पढ़ सकते हैं। तीसरे दिन से आप अपना सब काम कर सकते हैं। ये बहुत सेफ़ सर्जरी है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना जल्दी हम मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराएंगे उतने अच्छे हमको रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसमें साथ साथ ऑपरेशन के बाद हमको काला चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले के ज़माने में जो लेंसेज आते थे वो यूवी रेज़ या अल्ट्रावायलेट रेज़ या इंफ्रारेड वगैरह जो रेज़ होती थी उनसे प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब लेंसेज इतने बढ़िया आ गए हैं कि वो आँख में उन रेज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, तो काला चश्मा लगाने की भी ज़रूरत नहीं। सिंपल एक वाइट चश्मा हम 5 से 6 दिन के लिए लगाने देते हैं, जिससे कि धूल डस्ट आपकी आँख में ना जाए। तो सर जो ऑपरेशन है, मतलब ना तो उसमें कोई बेहोश होता, मतलब सिंपल, मतलब आप उसे बंदे को ऑपरेशन थिएटर या जो भी आप अपने उसका करते हैं एक्टिविटी लेके जाते हैं, और बंदा अपने आप ही स्वयं बाहर आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कोई ऐसा नहीं कि बेहोश हो रहा है या ये नहीं, हो रहा है। ऐसा क्योंकि कुछ लोगों में डर होता है ना कि यार मैं बेहोश हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। अच्छा सर, जैसे आपने बताया 2-3 दिन के बाद बंदा अपना काम करने लगता है, तो उसका विज़न, जैसे लेंस पड़ा तो वो विज़न 1-2 दिन में उसको क्लियर हो जाता है। बहुत किसी पेशेंट में लगता है तो 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि हर पेशेंट की बॉडी की इम्यूनिटी अलग होती है। शरीर की ऑपरेशन के प्रति जो रिएक्शन है वो हर मरीज़ की अलग अलग होती है। कोई 1 दिन में नॉर्मल हो जाता है, किसी को 1.5 दिन 2 दिन लग जाते हैं, वो नॉर्मल है। किसी का विज़न तुरंत क्लियर हो जाता है, किसी का विज़न क्लियर होने में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग का विज़न 6 दिन 7 दिन में जाके पूरी तरीके से क्लियर होता है। अच्छा सर, ये जैसे सर्जरी कराई तो कुछ ऐसी भी चीज़ है कि इसके बाद चश्मा नहीं लगाना पड़ता, या कुछ इसके लेंस की क्वालिटी होती है कुछ? बिल्कुल, आजकल इस तरीके के लेंसेज आ गए हैं जिनको मल्टीफोकल और ट्राईफोकल लेंसेज कहते हैं, और उन्हें एक्सटेंडेड विजन सीरीज़ के लेंसेज होते हैं। इनमें चश्मा पेशेंट को ऑलमोस्ट ना के बराबर लगाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि उन्हें दूर का भी पास दिखेगा, क्लियर दिखेगा, पास का भी दिखेगा, इंटरमिटेंट भी दिखेगा। मतलब उसके अंदर पहले से ही उनकी पावर जो होती है वो सब इनबिल्ट होती है। उसकी चश्मे की डिपेंडेंसी 99% ख़त्म हो जाती है। और ये लेंसेज एडवांस लेंसेज होते हैं, थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल आदमी अफोर्ड कर सकता है। तो दोस्तों, आपने सुना जैसे सर ने बताया कि घबराना नहीं है, ऑपरेशन एक नाम है, इसको हम आई ट्रीटमेंट कह सकते हैं, और इसके अंदर कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई कुछ नहीं, मतलब बहुत प्रॉब्लम की कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ सर उसको 10 से 5 मिनट में सर ने बताया कि ऑपरेशन का काम खत्म हो जाता है। और लेंसेज ऐसे ऐसे क्वालिटी के हैं कि जिनको पढ़ने के बाद, लगने के बाद आपकी जब वो आईज में लग जाता है तो आपको 99% डिपेंडेंसी ऑफ चश्मा ख़त्म हो जाती है, कि चश्मे की जो डिपेंडेंसी है आपको, चाहे दूर का हो चाहे पास का हो, वो ख़त्म हो जाती है।
और इसकी और जानकारी भी अगर आप लेना चाहते हैं तो सर का नंबर यहाँ पे जो फ्लोट हो रहा है, आप सर से बात कर सकते हैं, सर से पूरी इसकी जानकारी ले सकते हैं। और सर का जो हॉस्पिटल है वो भी हम उसमें एड्रेस भी यहाँ पे फ्लोट कर देंगे। अच्छा सर, जैसे हमें थोड़ा सा पता चला कुछ आप मतलब सोशल वर्क में भी इस चीज़ को एंगेज्ड हैं, तो सर वो क्या चीज़ है सोशल वर्क? मैं चैरिटी भी करता हूँ। मेरी संस्था है प्रथा हेल्थ केयर चैरिटेबल सोसाइटी, उसके अंदर मैं फ्री कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो आपके शो के माध्यम से मैं बोलता हूँ कि जो भी आपके व्यूअर्स हैं वो यदि मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, मैं एक डिजिटल कूपन प्रोवाइड करा दूँगा और उस कूपन से वो फ्री कंसल्टेशन मेरे से ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस चीज़ का। दोस्तों, आपने सुना सर ने कितनी अच्छी चीज़ बताई हमारे व्यूअर्स के लिए। सर ने कहा कि वह डिजिटल कूपन प्रोवाइड कराएंगे और जो भी व्यूअर हमारे उस डिजिटल कूपन को लेना चाहता है वो हमें कमेंट कर सकता है, हम उसको डिजिटल कूपन प्रोवाइड करा देंगे। और सर की कंसल्टेशन फीस वो निल है, वो फ्री है उस बंदे के लिए जिसके पास वो डिजिटल कूपन है। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सेवा मतलब ये जो चीज़ हमारे शो को प्रोवाइड करी। अच्छा सर, जैसे कई बार ये देखा है जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, कुछ बच्चों को कहा जाता है ये पैदाइशी ही इनकी आंखें ख़राब हैं, इनकी आंखें कमज़ोर हैं, तो सर क्या ऐसा होता है? वो आंखें सही भी हो सकती हैं? बिल्कुल। एक मायोपिया करके कंडीशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं छोटे, उनमें पैदाइशी नंबर आता है आँख में, चश्मे का नंबर आता है। आँख थोड़ी सी आप ऐसे कह सकते हैं कि कमज़ोर होती है। तो इनका क्या कारण हो सकता है सर? ये बहुत सारे कारण हैं, कुछ फैमिली हिस्ट्री भी रहती है और कंजेनाइटल भी होते हैं और रूटीनली ये होते हैं। ऐसा कोई पैथोलॉजी नहीं है, किसी बीमारी की वजह से नहीं है। तो उनमें हमें चश्मा देना पड़ता है और वो चश्मा लगाते हैं और उनका फिर विज़न नॉर्मल हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जाने होते हैं, उनके 1 नंबर 1.5 नंबर का चश्मा लगाया हुआ है, वो उस तरह की प्रॉब्लम होती है जो कि पैदाइशी मायोपिया जिस कंडीशन को बोलते हैं वो उस तो सर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है क्या नंबर भी बढ़ता चला जाता है बच्चों का? हाँ, थोड़ा सा नंबर बढ़ता है क्योंकि बच्चे का शरीर बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, बॉडी वेट बढ़ेगा, तो वो कमज़ोरी जो पैदाइशी कमज़ोरी आई है वो थोड़ी सी बढ़ती है। जब 20-21 साल में लड़कियां 18-19 साल में आके शरीर की ग्रोथ रुक जाती है, हमारी हाइट रुक जाती है, तो वो कमज़ोरी ऑलमोस्ट स्टेबल हो जाती है, फिर वो नंबर हमारा स्टेबल बना रहता है। बाद में हम चाहते हैं तो उसे लेसिक लेज़र करा के वो नंबर हट भी जाता है। अच्छा, मतलब अगर बच्चे का जैसे जो पैदाइशी बच्चे के चश्मा लग गया है और वो जैसे जैसे उम्र के साथ बढ़ रहा है, तो अगर वो एक मतलब एक स्टेज जब उसकी हाइट वगैरह ये सब डेवलप हो चुकी है, तब उसको सर्जरी के द्वारा उसका चश्मा हटा दिया जाता है। 100% हट जाता है, वो कोई तो मतलब कोई ऐसी घबराने की चीज़ नहीं होती कि मेरे बच्चे की बचपन से आंखें ख़राब है या कुछ ऐसी चीज़ नहीं? बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि यदि आपके बच्चे को नंबर आ रहा है तो आप उसे कंटिन्यूस लगाइए। यदि आप नंबर नहीं लगाएंगे तो घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि फिर उसकी आँख की रोशनी हमेशा के लिए कम बन जाए। तो सर हमें मतलब 1 साल के बच्चे का भी आई चेक हो जाता है क्या? 1 साल बच्चे के आई चेकअप कराने की इतनी ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन एटलीस्ट 3 साल के बच्चे को एक बार आई चेकअप कराना। 3 साल के बच्चे पे मतलब एक बार आई चेकअप। स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस हैं, जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनका एक आई टेस्ट कराना ज़रूरी रहता है। तो दोस्तों, आपने सुना सर ने कितनी अच्छी बातें बताई और कितनी जानकारी दी। और 3 साल के बच्चों को ज़रूर आई चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे अपनी बात को समझा नहीं पाते, बोल नहीं पाते, और एक अपने क्लास में जाके, आज की तारीख में तो क्लास वैसे है नहीं, सब डिजिटली है, लेकिन उसके बाद भी उन बच्चों के दिमाग पे असर करती है वो चीज़, जिसको वो समझा नहीं पाते कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जिनके बच्चे 3-4 साल के हैं वो एक बार आई चेकअप जरूर कराएं। अपने किसी भी नियर बाई डॉक्टर पे करा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि ये सर का शो है तो सर से ही कराना है। ये हमारा सिर्फ एक अवेयरनेस का पोर्टफोलियो है जिसको हम आपको बता रहे हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, सर शो पे आए और सर ने इतनी जानकारी दी। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया हमारे शो को सुना।